सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है अवतार। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आंटी ने बताया कि मैं अपने शोहर के इंतकाल के बाद से घर चला रही हूँ। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। मेरी बेटी कामनी कोई 1 बरस से स्कूल में पढ़ा रही है। गौतम अभी पढ़ रहा है। हमने ये फ्लैट किस्तों पर लिया है। मैंने अपने तमाम जेवरात बेच दिए। माँ बेटी की आमदनी से ना सिर्फ घर चल रहा है बल्कि इकसात भी अदा की जा रही हैं और गौतम की तालीम के अखराजात भी पूरे कर रही हूँ। माफ़ करना बेटा, हम तुम्हारी फीस अदा करने से कासिर हैं। उन्होंने बड़ी साफ गोई से कहा, मगर मैंने तो आपसे अपनी खिदमात का कोई मुआवजा तलब नहीं किया। मैं मुस्कुराया। मैं महज इंसानियत के नाते आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्या? माँ बेटी की जबान से बेसाख्ता निकला। वो दोनों हैरत से मुझे देखने लगीं। ये तुम्हारा जरिया माश है तो तुम एजाजी तौर पर किस लिए काम करना चाहते हो? घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, ये सोचा तुमने? मेरे पास रुपया पैसे की कोई कमी नहीं, इसलिए मैं आपकी बेगर्ज मदद करना चाहता हूँ, मैंने बताया। आप ये मेरा हाथ देख रही हैं? मैंने उनके सामने अपना दायां हाथ लहरा दिया। दौलत मेरे लिए इस हाथ का मैल है, ये मेरी फनकार उंगलियां हैं जो। मैं तुम्हारे इन जज्बात का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं? वो ममनूनियत से बोली। वो मेरे अलामती जुमलों को समझी नहीं थी। वो तो सादगी का नमूना थी। तुम हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। शायद ये भगवान की गैबी मदद है। उनकी आवाज़ भरा गई। जब हम इस दुनिया में आए हैं तो एक दूसरे को अपनी अपनी बसात के मुताबिक काम आना चाहिए, मैंने कहा। फिर उन दोनों की तरफ बारी बारी देखा। चूंकि मेरी बसात में है इसलिए मैं आप लोगों के काम आना चाहता हूँ, लिहाजा मैं भगवान की कृपा से आपके लड़के को बेगुनाह साबित कर दूंगा। गरीबों की कोई मुसीबत में मदद करता है और ना उसके काम आता है। वो दिल गिरफ्ता लहजे में बोली, मेरे सगे और खून के रिश्तेदारों ने आकर खबर नहीं ली। जब से मेरा बेटा कत्ल और औरत की बेहुरमती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ है, तब से हम माँ बेटी का बुरा हाल है। कल मैंने उससे मुलाकात की थी। उसने बताया कि वो बिल्कुल बेकसूर है, उसे नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दी जा रही है। वो चाहता है कि मैं किसी ऐसे वकील की खिदमात हासिल करूं जो कम से कम फीस में मेरा केस लड़े, लेकिन मेरे पास मुकदमे के अखराजात और वकील की फ़ीस कहाँ? वो किसी सरकारी वकील की खिदमात हासिल करना नहीं चाहता, क्योंकि ये उसी अंदाज से केस लड़ते हैं और गैर कानूनी तौर पर फ़ीस भी तलब करते हैं। इस शहर में बहुत सारे मुखलिस वकील हैं, मैंने कहा। आपने उनमें से किसी से राब्ता किया? शायद कोई आगे बढ़े। हाँ, इसका इम्कान तो है, उन्होंने इस बात में सर हिलाया, लेकिन हम माँ बेटी पुरउम्मीद नहीं हैं, शायद ही कोई रियायत से काम ले। लेकिन एक वकील साहब ऐसे हैं जो अपनी खिदमात पेश कर दें, कामनी ने कहा। हम उनसे राब्ता करने की सोच तो रहे हैं। ये वकील हैं कौन? मैं मुस्कुराया। क्या आप ज़ाती तौर पर उनसे वाकिफ़ हैं या किसी ने सिफारिश की है? उनका नाम रामलाल है, कामनी ने कहा। हम पहले कभी उनके पड़ोसी हुआ करते थे। उम्मीद है वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं उस वकील के पास जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, आंटी कहने लगी। वो एक नाकाम वकील है। उसने जितने भी मुकदमे लिए, उसमें उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बेटे का मुकदमा अपने हाथ में ले। उसकी नाकामी का असर मेरे बेटे पर पड़े, वो उसे बचा ना सके। मैं एक इदारे से रजू करूंगी जो मुफ्त खिदमात फराहम करता है। अब रामलाल के दिन फिर गए हैं, वो नाकाम वकील नहीं रहा, मैंने कहा। आप उनसे दफ्तर में जाकर मिलें, वो आपके केस की मुफ्त पैरवी करेंगे। आप उनसे मेरा नाम लें और कहें कि मैंने भेजा है। वो इनकार नहीं करेंगे, वो मेरे बचपन का दोस्त है। माँ ने अपनी बेटी की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। कामनी बेटी, तुम क्या कहती हो? उनके कहने पर रामलाल से मिल लें? हाँ माँ, इनकी बात मानने के सिवा चारा भी तो नहीं, कामनी ने मशवरा दिया। क्योंकि इनके दोस्त भी हैं और फिर मुफ्त में पैरवी करेंगे, और आप कह रहे हैं कि अब रामलाल नाकाम वकील भी नहीं रहे, तो उनसे मिलके देख ही लेते हैं। मैंने रामलाल के नाम एक रुका लिखकर आंटी के हवाले किया। उन्होंने उसे पढ़कर पर्स में रख लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उन दोनों को अपनी गाड़ी में हवालात में छोड़ दिया। वो गौतम से मिलने गई थीं, जो हवालात में था। आज उसे रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाने वाला था। फिर मैं वहां से अपने फ्लैट में आ गया। अब मुझे अपनी कार्रवाई रात 8 बजे करनी थी।
میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں ٹیلی پیتھی کے علم اور صلاحیت کا مالک نہ ہوتا تو کسی کے بھی کام نہ آ سکتا۔ اس کے علاوہ میں ہر فن مولا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ضرورت مندوں، غریبوں اور مظلوموں کی مدد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ میں برے آدمیوں کے لیے بہت برا تھا اور اچھے آدمیوں کے لیے اچھا۔ صرف دو ایک دوستوں کو میری اس علم اور صلاحیت کے بارے میں معلوم تھا اور وہ مجھے بھگوان کا اوتار کہتے تھے۔ رات 8 بجے میں نے رجنی عینی شاہد کے دروازے پر دستک دی اور ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا تاکہ وہ مجھے دروازے کے اندر سے دیکھ نہ سکے۔ دستک دینے پر دروازہ نہیں کھلا کیونکہ وہ واش روم میں تھی۔ پھر میں نے اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور بھینی بھینی خوشبو کا معطر جھونکا آیا اور اس نے جیسے مجھے معطر کر دیا ہو۔ رجنی کا مسکراتا چہرہ اور پر شکوہ سراپا دروازے میں ابھرا۔ دوسرے لمحے اس کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر وہ برہم ہو کر بولی، کون ہو تم؟ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تو میں نے دروازے پر ایک لات ماری۔ دروازہ اس بری طرح رجنی کے لگا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ وہ فرش پر گر کر بے ترتیب اور آڑی ترچھی ہو گئی۔ وہ اس وقت شب خوابی کے لباس میں ملبوس تھی جو بے ترتیب ہو کر اس کے منہ پر آ گیا۔ میں نے بجلی کی سی صورت سے دروازہ بند کیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ تیزی سے سنبھل کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے اپنی نائٹی درست کی، بکھرے ہوئے بال درست کیے۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھا اور اس طرح پیچھے ہٹنے لگی کہ میں اس نائٹی میں دیکھ کر اس کو بے قابو ہو کر دبوچ نہ لوں۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اسے نائٹی میں دیکھ کر اپنے اوپر اختیار نہ رکھتا۔ تم کون ہو؟ اس نے خود پر فوراً قابو پا لیا تھا۔ یہ کیا بدماشی ہے؟ تمہیں گلا پھاڑنے کی ضرورت نہیں، میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ تم لگژری اپارٹمنٹ میں رہتی ہو جو کہ پوش علاقہ ہے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی جا رہی تھی۔ میری کرخت آواز نے اسے اور بھی بری طرح سہما دیا تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے اپنی پھولی ہوئی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ اگر تم پہلے ہی یہ سوال اسی لہجے اور پیار بھرے انداز میں پوچھتی تو اس کی نوبت نہ آتی۔ میں بھی تمہارے جیسا ہی مہذب انسان ہوں، مہذب نظر آتا ہوں اور پھر تمیز سے بات کرنا بھی آتا ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹتی ہوئی بولی۔ میں بہت کچھ چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا شوہر منوہر کہاں ہے آج کل؟ وہ اپنے شوہر کا نام میری زبان سے سن کر چونکی، پھر وہ خوف زدہ سی ہو گئی اور پوچھا، کیا تم اس کے دوست ہو؟ میں تم سے تمہارے شوہر کے بارے میں دریافت کر رہا ہوں، میں نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ وہ دبئی گیا ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ لیکن میں نے کبھی تمہیں اس کے ساتھ نہیں دیکھا اور نہ اس کے ساتھ تم یہاں کبھی آئے۔ وہ کس لیے؟ میں نے کہا۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ہر دوست گھر آئے اور تمہارا حسین مکھڑا دیکھے۔ دوست تو بہت ہوتے ہیں جو باہر بھی ملتے ہیں۔ اسے جواب دینے اور بتانے میں تامل سا ہو رہا تھا جیسے اس کا شوہر کوئی جرم کر کے فرار ہو گیا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا دوڑ گیا۔ تمہارا شوہر دبئی کس لیے گیا ہے؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ تمہیں بتانے میں اس قدر تذبذب کیوں ہے؟ وہ اپنے کسی ذاتی کام سے گیا ہے۔ اس کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ کس کام سے گیا وہ بتا کر نہیں گیا۔ یہ بتاؤ کہ اس کی واپسی کب ہوگی؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ اس کی واپسی کب ہوگی۔ جس طرح یہ بتا کر نہیں گیا کہ وہ کس کام سے جا رہا ہے، اسی طرح اس نے اپنی واپسی کے بارے میں بھی نہیں بتایا۔ میں نے پوچھا بھی نہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دیتے۔ شاید وہ 1-2 ماہ کے بعد آئے، شاید وہ واپس ہی نہ آئے۔ میں نے اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ٹھیک کہا نا؟ وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، اس کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا۔ یہ بات تم کیوں کہہ رہے ہو؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اس بنا پر کہ تمہاری باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ میاں بیوی میں کبھی ذہنی ہم آہنگی نہیں رہی، لیکن جسمانی ہم آہنگی ضرور رہی ہوگی کیونکہ تم کسی قیامت سے کم نہیں ہو، شعلہ مجسم ہو۔ اس نائٹی میں تمہارا جسم شعلے کی طرح آنچ دے رہا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر شادیاں بے جوڑ ہوتی ہیں۔ شادی ہونے کے برسوں کے بعد غریب شوہر کہتا ہے کہ بیوی سے ہر وقت ناچاکی اور چپکلش رہتی ہے۔ گھر 10 برسوں سے جہنم بنا ہوا ہے۔ ذہنی ہم آہنگی بالکل نہیں ہے، لیکن جسمانی ہم آہنگی ہے۔ 10 برسوں میں 7 بچے پیدا کر دیے۔ تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے نا؟ خیر یہ تمہارے ذاتی معاملات ہیں، مجھے بتانا پسند کرو گی؟
ہاں ہاں، آؤ آؤ، مجھے یاد نہیں رہا۔ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ بوکھلا گئی اور دہشت زدہ نظر آ رہی تھی۔ اس کی حالت بڑی غیر ہو رہی تھی، جیسے وہ ابھی غش کھا کر گر پڑے گی۔ وہ نشست گاہ کی طرف بڑھی، مجھ سے ایک قدم آگے تھی۔ یکا یک وہ چکرائی، میں آگے بڑھ کر اسے سہارا نہ دیتا تو وہ فرش پر گر چکی تھی۔ اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس کا کیا کومل بدن تھا، کیسا گداز تھا، تپش دے رہا تھا۔ ایک پل میں جیسے کسی آتش فشاں سے جھلس کر رہ گیا تھا۔ پھر میں اس کے ساتھ چلتا ہوا نشست گاہ کی طرف بڑھا۔ نشست گاہ میں پہنچ کر اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا مگر وہ نہیں بیٹھی۔ میں نے کہا تم بھی بیٹھ جاؤ، اچھا نہیں لگتا کہ میں بیٹھا رہوں، تم کھڑی رہو۔ یوں بھی یہ نامناسب سی بات ہے کہ ایک عورت کھڑی رہے اور مرد بیٹھا رہے۔ تم میری فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہوں، اس نے کہا۔ میرے بیٹھنے اور کھڑے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ میں نے تکراری انداز میں کہا۔ کھڑے کھڑے تمہارے خوبصورت نازک سڈول پیروں میں درد ہونے لگے گا۔ تم کیا پینا پسند کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ میرے ہاں تو ہر قسم کی شراب ہے۔ آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ ابھی ہم دونوں کے درمیان رسمی تعارف بھی نہیں ہوا۔ وہ خاموش رہی، پھر بولنے لگی۔ میرا نام رجنی منوہر ہے، لوگ مجھے رجنی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ میرے شوہر کو تو تم جانتے ہو، میرا نام دیوا ہے، میں ذہانت کا بادشاہ ہوں، اس لیے لوگ مجھے دیوا یا پھر اوتار کے نام سے جانتے ہیں، میں نے کہا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا، مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے بڑی بے دلی سے ہاتھ ملایا۔ اس کے دل میں ایک خوف سا دامن گیر ہو گیا تھا کہ کہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی آغوش میں نہ لے لوں۔ وہ مجھے غلط سمجھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں، اس نے مردہ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے اسے سامنے والی کرسی میں بٹھا دیا، پھر پوچھا میں نے تم سے دریافت کیا تھا کیا تمہارا شوہر دبئی سے واپس آ سکے گا؟ وہ بولی منوہر نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ دبئی میں مستقل رہائش رکھنا چاہتا ہے۔ اسے دبئی بہت پسند ہے کیونکہ وہ رنگین اور بارونق شہر ہے، ہر قسم کی تفریحات موجود ہیں۔ اسے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے سچ سچ بتاؤ یاد کر کے؟ 6 ماہ، اس نے جواب دیا مگر اس کی آواز دھیمی تھی۔ وہ وہاں کی رنگینیوں میں کھو گیا ہے، وہاں کیا کچھ نہیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے اس کی تائید کی۔ وہاں جو بھی جاتا ہے وہاں کے شہر میں کھو جاتا ہے۔ اس نے اچانک پوچھا کیا میں تمہارے پینے کے لیے کچھ لے کر آؤں؟ مجھے بھی بڑی طلب محسوس ہو رہی ہے۔ نہیں، میں نے ہنس کر کہا، آخر تم میری خاطر پر تلی کیوں ہوئی ہو؟ میں نے کبھی کسی میزبان کو اس قدر بے چین نہیں پایا۔ اس لیے کہ میں نے سپہر سے کچھ نہیں پیا، وہ بے صبری سے بولی، اس لیے پینا چاہتی ہوں۔ اکیلی تو پینے سے رہی۔ جھوٹ مت بولو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا، اس کی باہیں پکڑ لیں۔ اس میں جھوٹ کی کیا بات ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ تم میرے شوہر کے دوست ہو، کیا میں تمہاری خاطر نہیں کروں گی؟ کیا تم اس بہانے پستول نکالنے کے لیے بے چین نہیں ہو؟ میں نے کہا۔ کیا تم نے دیوا کو بے وقوف سمجھا ہے؟ وہ اس لمحے اس طرح چونکی جیسے اسے کسی بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ خوف و ہراس سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی باہیں چھوڑ دیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر دیوار میں لگے کیبنٹ کی طرف گیا، اسے کھول کر اس میں سے وسکی کی بوتل اور گلاس نکالا۔ اس عورت کی زندگی، رہن سہن اور معاشرت مغربیت کا اثر لیے ہوئے تھی۔ میں نے گلاس میں ایک پیگ ڈال کر اس میں سوڈا ملایا، پھر اس کے پاس جا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر لیا۔ اب اس کی حالت قدرے بہتر نظر آتی تھی۔ میں نے کہا میں تم سے اس قتل کے بارے میں چند سوالات کرنے آیا ہوں، اور اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ شانتی کے قتل کے بارے میں؟ اس نے کپ کپائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں، میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ شاباش، تم بڑی حد تک ذہین لگتی ہو۔ میں گوتم کی جانب سے انکوائری کر رہا ہوں، تم اسے تحقیقات کا نام دے سکتی ہو۔ کیا تم خفیہ پولیس کے آدمی ہو؟ اس نے پلکیں جھپکا کر پوچھا۔ انسپیکٹر تو تحقیقات کر گیا ہے، میں خفیہ پولیس کا آدمی نہیں بلکہ میں پرائیویٹ سراغ رساں ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کے اندر ایک نمایاں سی تبدیلی ہوئی، اس کے چہرے پر کسی قدر طمانینت سی چھا گئی۔ اس نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جس طرح آئے ہو اسی طرح واپس چلے جاؤ۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ تم کیا، تمہارے بڑے بھی ان سوالوں کے جواب دیں گے جو میں پوچھوں گا، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ اس نے طیش کے عالم میں کرسی سے اٹھنا چاہا،
मैंने उसके शाने पर दबाव डालकर उसे कुर्सी पर बिठा दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। सुनो मिसेस रजनी, तुम्हें मेरे एक एक सवाल का जवाब देना होगा। तुम एक मासूम और बेगुनाह लड़के को कानून के हवाले करके उसे सजा नहीं दिलवा सकती हो। वो अपनी माँ और बहन का वाहिद सहारा है। मेरा बयान तुम कल के अखबारात में पढ़ लेना। मैं एक ही बात बार बार दोहराना नहीं चाहती। कल मेरा सारा दिन पुलिस, अखबार वालों और फोटोग्राफरों की नज़र होता रहा। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि गौतम की बूढ़ी माँ और उसकी जवान बहन के बारे में? वो किस कयामत से गुजर रहे हैं? भाड़ में जाएं वो बेफर कर बोली। मुझे एक कातिल की माँ और बहन से कोई दिलचस्पी नहीं। जहन्नुम में कौन जाता है ये तुम्हें अभी मालूम हो जाता है, मैंने बरहमी से कहा। तुमने गौतम को खामखा क्यों फंसवाया? वो कातिल है, एक मासूम औरत का कातिल। क्या तुम चाहते हो कि कातिल को आज़ाद छोड़ दिया जाए? तुम झूठ बोलती हो। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा लहजा और आंखें झूठ की चुगली खा रही हैं। जरा आईना तो देखो। तुम इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। वो कातिल है, एक मासूम औरत का कातिल। वो एकदम से भड़क उठी थी। उसने अपनी दस्ती घड़ी में वक्त देखा तो वो बेचैन हो गई। मैंने अपनी दस्ती घड़ी में वक्त देखा, फिर उसकी तरफ देखा। तुम अभी से इस कदर बेचैन क्यों हो? श्याम के आने में अभी आधा घंटा बाकी है। कौन श्याम? वो इस तरह से उछल पड़ी जैसे उसे करंट लगा हो। क्या वो तुम्हारा दोस्त है? तुम्हारा नया शिकार? मैं मुस्कुरा दिया। जिसके इंतजार में तुम सुबह से घड़ियां गिन रही हो और उसी के तसव्वुर में दिन भर से डूबी हुई हो। लेकिन रात श्याम के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ गुजरेगी, मोहब्बत भरी और अहदो पैमान की दिलकश बातों में। क्या? उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने सहमी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं किसी श्याम को नहीं जानती और ना ही तुम्हें। तुमने आईना देखा है? मैं तुम्हें 10 मिनट भी रुकने नहीं दूंगी। क्या तुमने मुझे माले मुफ्त समझ रखा है? हाँ, मैंने सर हिलाते हुए अपनी टांगें सोफे पर फैला दी और उसकी तरफ दसदीदा नजरों से देखा। श्याम को बहुत अच्छी तरह जानती हो और इतनी देर में मुझसे भी। क्या मैं खूबसूरत और वजीह मर्द नहीं हूँ और फिर दराज कद भी तो हूँ? मैं ना तुम्हें जानती हूँ और ना ही किसी श्याम को। उसकी जबान लड़खड़ाई। उसने ये बात 2 बार कही थी। तुम जाते हो कि नहीं? वो हिजानी लहजे में चीखी। नहीं, नहीं तो। उसने आखिरी फिक्रा जो धमकी आमेज कहा था उसे अधूरा छोड़ दिया। नहीं तो क्या? मैंने हंसकर कहा। क्या तुम पुलिस को बुलाओगी? अगर ऐसी कोई हसरत है तो बुला लो, मेरी तरफ से इजाजत है। उसने फर्श पर पैर पटक कर कहा। मैं चीख चीख कर पड़ोसियों और पूरी बिल्डिंग वालों को इकट्ठा कर लूंगी। तुम जानती हो कि इन लग्जरी फ्लैट वालों को तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचेगी। मैंने कहा। क्योंकि उनमें से अक्सर तो बाहर गए हुए हैं। जो होंगे वो रंगीन फिल्में देख रहे होंगे। चलो ऐसा ही सही, तुम एक कोशिश करके देख तो लो। मैंने खड़े होकर बड़े इत्मीनान से कमीज और पतलून उतार कर सोफे पर डाल दिया। एक अंडरवियर और बनियान में मैं कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर वो मुझे देखती रही, फिर गुस्से से पैर पटक कर फोन की तरफ बढ़ी। उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया ही था कि मैंने उसे बड़े प्यार भरे लहजे में कहा। तुम देवा से लड़ नहीं सकती हो। तुम अकल से काम लो वरना पछताओगी। तुम्हारी जहानत की तो ऐसी की तैसी वो बिगड़ गई। पुलिस आएगी तो तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख देगी, तुम्हारा तिया पांचा कर देगी। सुनो डार्लिंग, दानिशमंदों और बुजुर्गों ने कहा है कि गुस्से में जो काम भी किया जाता है वो पशेमानी पर ख़त्म होता है। अच्छी तरह सोच लो, जब पुलिस कदम रंजा फरमाएगी वो हम दोनों को इस हालत में देखकर ना सिर्फ हैरान होगी बल्कि लुत्फानंदोज भी, क्योंकि तुमने जो ये नाइटी पहन रखी है इसने तुम्हारे जिस्म को बेहिजाब किया हुआ है, बल्कि इस मुहीन लिबास में दहकता हुआ आतिश फिशां बना हुआ है। तुम्हें तो चाहिए था कि सबसे पहले लिबास तब्दील करती। खैर कोई बात नहीं, तुम इसलिए काबिल माफ़ी हो कि तुम एक मॉडर्न औरत हो। तुम्हें नुमाइश अच्छी लगती है कि लोग देखकर तारीफ करेंगे, मगर मुझे बगैर किसी हिजाब के देखकर क्या ख्याल करेंगे? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम पड़ोसियों और इमारत वालों को बुलाकर उनसे मेरा तारुफ करवा दो? चौकीदार को इंटरकॉम पर कह दो, वो सबसे कह देगा। मेरी बात सुनकर उसने टेलीफोन का रिसीवर वापस रख दिया। फिर वो मेज की दराज की तरफ लपकी, दराज से पिस्तौल निकालकर मेरा निशाना ले लिया और मेरी तरफ बढ़ने लगी। ये क्या है जानी? मैंने बेखौफी से कहा। मोहब्बत में ऐसे जमाने भी आए हैं, कभी रो दिए और कभी मुस्कुरा दिए। ये तुम्हारी मौत है, वो धाड़ी। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे दिन पूरे हो चुके। मैं जब भी घर से निकलता हूँ जान हथेली पर लेकर, क्योंकि जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं और मौत का वक्त तो मुकर्रर है। यू नो डार्लिंग, मैंने शोख लहजे में कहा,
ऐसे मनाजिर हमारी फिल्मों में तो अच्छे लगते हैं। तुम मेरी तरफ देखो, सोचो, ज़रा गौर करो। मैं हर लिहाज से श्याम से बहुत बेहतर हूँ। मालूम नहीं वो नौजवान सा लड़का जिसमें निस्वानियत भरी हुई है, तुम जैसी औरत के काबिल नहीं है। अभी उसकी उम्र ही क्या है। हैरत है तुमने उसे फांस कैसे लिया। तुमसे ज्यादा हैरत तो उस लड़के पर है जिसने तुम्हारी उम्र का ख्याल नहीं किया। बेशक तुम लाख हसीन और पुरकशिश हो, मगर हर लड़का गौतम नहीं होता। तुम श्याम को भूल जाओ चंदा। उसके हाथ में पिस्तौल कांपने लगा। वो मुझसे चंद कदम रुककर मुझे गैज़ो गज़ब के आलम में घूरने लगी, फिर फुनकारी, मैं तुम्हें बड़ी आसानी से कत्ल कर सकती हूँ। इस वक्त तुम मेरे रहमो करम पर हो। तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं है और ना ही तुम अब बच सकते हो। सुनो जाने मन, क्या तुमने सुना नहीं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैंने कहा, कत्ल करना बहुत आसान है। तुम दो एक गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा। असल काम लाश को ठिकाने लगाना होता है। तुमने ये भी सोचा कि मेरी लाश को कैसे ठिकाने लगाओगी। ये भी आसान है। ये मेरा सर दर्द है, मेरा मसला है। थोड़ी सी देर में मैं तुम्हें जहन्नुम रसीद कर दूंगी। वो कैसे? मैंने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। मैं तुम्हारी लाश को फ्लैट की बालकनी से नीचे फेंक दूंगी। उसने नखुवत से जवाब दिया, तुम्हारी लाश को घसीट कर बालकनी तक ले जाऊंगी। रात का वक्त है, अपने फ्लैट में अंधेरा कर लूंगी, फिर लाश उठाकर नीचे फेंक दूंगी। ये कोई नहीं जान सकेगा कि यह लाश किस मंजिल से नीचे फेंकी गई, और फिर किसी को भी नहीं मालूम होगा कि तुम कौन थे और किससे मिलने आए थे। मुझ पर तो आंच तक नहीं आएगी। बहुत खूब, मैंने खुश होकर तालियां बजाईं। तुम्हारी जहानत की दाद ना देना तो बदज़ोकी होगी, लेकिन मेरी जान, मैं मौत के मुंह में जाने से पहले एक बात तो बता दूं। मैं जब यहाँ आया, नीचे वाले जीने पर मिस्टर आनंद कुमार मिल गए। वो तीसरी मंजिल पर रहते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि मिसेज रजनी मनोहर कौन सी मंजिल और फ्लैट में रहती है, वो बड़े शरीफ आदमी हैं, उनका इखलाक देखो। वो मुझे तुम्हारे फ्लैट पर छोड़ कर गए। तुम इस गवाह का क्या करोगी? वो बुरी तरह झुंझुला गई। ओह, ये तो मैंने सोचा नहीं। बेहतर है तुम जितनी जल्दी हो सके चलते बनो, वो गुर्राई। मैं अब यहाँ से नहीं जा सकता, मैंने बड़े सुकून से कहा, क्योंकि अब तो बहुत सारे मामलात निपटाने हैं, सुलझाने हैं। गौतम के बारे में तुमसे बहुत कुछ दरियाफ्त करना है। इस कत्ल के बारे में तुम्हारा एक सचमुच का बयान लेना है। तुम गौतम को ब्लैकमेल कर रही हो, इस पर भी अब तबादला ख्याल ज़रूरी हो गया है। इसलिए भी सारी रात तुम्हारे साथ ठहरूंगा, और फिर हमें मनोहर के मौत के असबाब पर गुफ्तगू करना है। फिर रात आसानी से कट जाएगी। मनोहर की मौत के असबाब? रजनी के हाथ से पिस्तौल छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। तुमसे किसने कह दिया कि मनोहर मर गया है? वो कहाँ है? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, वो जिंदा है, वो दुबई में है। वो शराब और शबाब से दिल बहला रहा होगा। उसकी आवाज़ खौफ से कांप रही थी, उसका चेहरा मुतगय्यर हो गया था। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखती रही, जैसे मैं फरिश्ता अजल हूँ। अगर वो जिंदा है तो फिर तुम इस कदर खौफजदा क्यों हो? मैं जेरे लब मुस्कुराया। तुम यहाँ आकर बैठ जाओ और खुद को काबू में रखो। मैंने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। खड़ी रहोगी तो फिर थक जाओगी और फिर आराम भी नहीं मिलेगा। क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? वो रुहासी होकर बोली। कुर्सी पर बैठी नहीं बल्कि खड़ी रही। मनोहर जिंदा है, सुना तुमने? नहीं जाने मन, मैंने कहा, मैं तुम्हें कैसे ब्लैकमेल कर सकता हूँ? मैं बेहद संजीदा हो गया था। तुम सारी दुनिया को ब्लैकमेल करने के चक्कर में रहती हो। तुम आज और अब भी कितने मर्दों, लड़कों और औरतों को ब्लैकमेल कर रही हो। दुनिया वाले जानते हैं कि मनोहर दुबई में पुरतइश जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसकी दर्दनाक मौत के बारे में सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। माई डार्लिंग, क्या मैंने गलत कहा? वो दीवार के सहारे बर्फ के तोदे की तरह खड़ी मेरी तरफ देखती रही। उसके सीने में सांसें तेज तेज चल रही थीं। मैं अपनी जगह से उठा और उसके पास गया। वो ये समझी कि मैं उससे फायदा उठाना चाहता हूँ। उसने अपनी मरमरी सडोल और उरियां बाहें मेरे गले में हाइल करना चाही। उसकी आंखों में खुद सपुर्दगी उभर आई। मैंने उसकी बाहों के हल्के को तोड़ दिया, फिर उसकी मरमरी कमर में हाथ डालकर उसे सहारा देकर चलाता हुआ सोफे पर लेकर बैठ गया। उसमें इतनी सकत भी नहीं थी कि वो दो कदम भी चल सकती। मनोहर तुम्हारी बद चलनी और आवारगियों से सख्त नालां और परेशान था। मैंने कहना शुरू किया। वाकई वो बहुत शरीफ था, क्योंकि उसने तुम्हें राह रास्त पर लाने की कोशिश की थी, इसलिए कि वो तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन तुमने उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की। मैं अब असल कहानी की तरफ आता हूँ। वो मार्च का महीना था। तुमने स्विट्ज़रलैंड जाकर
ایک فرضی نام سے پاسپورٹ بنایا اور وہاں سے کینیڈا پہنچی۔ تم نے منوہر کو خط لکھا کہ وہ فرضی نام سے ہوٹل ہلٹن میں ٹھہرے۔ تم نے اسے جو خط لکھا اس کی محبوبہ مدھو کے نام سے۔ وہ مدھو کی تحریر نہیں پہچانتا تھا، کیونکہ اسے کبھی مدھو کی تحریر دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ وہ غریب یہ سمجھا کہ مدھو واقعی کینیڈا آ رہی ہے۔ مدھو کو وہ بے انتہا چاہتا تھا۔ اس نے ہلٹن میں ایک کمرہ لیا اور اس کے انتظار کی گھڑیاں گننے لگا۔ جب تم اس کے کمرے میں گئیں تو وہ تمہیں دیکھ کر بھونچکا سا رہ گیا۔ تم اسے کسی بہانے سے بالکنی تک لے گئیں۔ تم نے اسے خوب شراب پلا دی تھی اور اس میں بے ہوشی کی گولی بھی گھول دی تھی، لہٰذا تمہیں اسے دھکا دے کر گرانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ تم نے اسے گرانے کے بعد وہاں سے تمام نشانات مٹا دیے جہاں جہاں تم نے ہاتھ لگایا تھا۔ وہ 10ویں منزل سے گرایا گیا تھا، اس کا چہرہ مسخ ہو گیا، اس کی شناخت نہ ہو سکی۔ تم اس کے کمرے سے نکلتے وقت اس کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ اور کاغذات لے کر اپنے کمرے میں آ گئیں۔ منوہر نے ہوٹل میں اپنا نام پتہ لندن کا لکھوایا تھا، اس کے پاس برٹش پاسپورٹ تھا۔ پھر تم وہاں سے سوئٹزرلینڈ آئیں اور تم نے اپنا فرضی پاسپورٹ جلا دیا۔ پھر شکاگو آ گئیں۔ تم وہاں لڑکوں سے دل بہلانے لگیں اور یہاں آ کر دوستوں اور ملنے والوں کو یہ تاثر دیا کہ تمہارا شوہر دبئی میں ہے۔ تم جانتی ہو کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ کیوں؟ میں نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا میری آنکھیں تراشیدہ افسانہ ہیں؟ میں نے جو کچھ کہا کیا وہ من گھڑت ہے؟ میری جان، خاموش کیوں ہو؟ جواب تو دو۔ رجنی کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس کا چہرہ مردے کی طرح سفید پڑ گیا تھا اور آنکھیں خوف سے پتھرا گئی تھیں۔ دوسرے لمحے وہ غش کھا کر میری گود میں گر گئی۔ میں سمجھا کہ شاید وہ اداکاری کر رہی ہے، لیکن یہ اداکاری نہیں تھی۔ جب میں نے اس کے جسم کو ہاتھ لگایا تو وہ بے حد سرد ہو رہا تھا۔ اس کا سارا بدن پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ میں نے اسے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور خوابگاہ میں لا کر بستر پر آہستہ سے لٹا دیا۔ وہ غم اور صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں خوابگاہ سے نکل کر باہر آیا۔ میں نے اس کے لیے وسکی کا گلاس تیار کیا۔ پانی کی جگہ وسکی ہی وہ پیتی تھی۔ اسی اثنا میں اطلاعی گھنٹی بجی۔ میں نے گلاس میز پر رکھا اور باہر دروازے کی طرف تیزی سے لپکا۔ جب دروازہ کھولا تو میرے سامنے شیام کھڑا تھا۔ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر چونکا۔ اس کی آنکھوں میں شکوک کے سائے لہرائے اور وہ قدرے پریشان سا ہوا۔ اس کے چہرے پر رجنی کے لیے جو بشاشت تھی وہ مجھے دیکھ کر یک لخت مٹ گئی تھی۔ مسز رجنی موجود ہیں؟ شیام کا نسوانی بدن لہرایا۔ آپ ان سے کہیں کہ… اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ ہیں تو صحیح، میں نے جواب دیا۔ اندر پولیس ان کا بیان لے رہی ہے۔ کیا تم ان سے ملنا پسند کرو گے؟ پولیس؟ اس کا چہرہ فک ہو گیا، اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ وہ تھوک نگلنے لگا۔ ہاں، میں اپنا چہرہ اور لب و لہجہ کسی قدر پراسرار بنا کر بولا۔ وہ مسز رجنی کے ملاقاتیوں کو نہ صرف روک رہے ہیں بلکہ ان کی جامعہ تلاشی بھی لے رہے ہیں۔ اب تم میری حالت دیکھو، شاید ان کے ساتھ پولیس اسٹیشن بھی جانا پڑے۔ اندر آنا چاہو تو اندر آ جاؤ۔ شاید پولیس کو تمہاری ضرورت پڑ جائے، تم ان کے کسی کام آ سکو۔ وہ بوکھلا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے مسکرا کر دروازہ بند کر دیا، پھر ایک زوردار قہقہا لگایا۔ میں نے رجنی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ بڑی جد و جہد کرنے پر وہ ہوش میں آئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی حالت پھر غیر ہونے لگی۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھا کر بٹھایا۔ جب میں نے وسکی کا پیگ پلایا تو اس کی حالت کچھ سنبھل گئی۔ وہ پھر بستر پر دراز ہو گئی۔ پھر وہ میری طرف خوفزدہ منجمد نظروں سے دیکھتی رہی اور اس کے چہرے پر لہو کی ایک بوند تک نہیں تھی۔ تم… اس نے بڑی دیر کے بعد گہرے سکوت کو توڑا۔ تم کون ہو؟ تم منوہر کی موت کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ تم کیا بلا ہو؟ میں تمہارے بارے میں بھی تو بہت کچھ جانتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ پھر منوہر اور اس کی موت کے بارے میں کیسے نہیں جان سکتا؟ تم گوتم کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی؟ میں نے کہا۔ آخر تمہیں پسو پیش کیوں ہوتا ہے؟ اس میں ایسی کیا قباحت ہے؟ تم پہلے مجھے منوہر کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور تشویش بھرے لہجے میں بولی، میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ منوہر کے بارے میں کیسے جانتا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ ایک ایسا راز ہے جس پر سے میں پردہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس راز کو راز ہی رہنے دو، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اس ضمن میں پولیس کو کچھ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم قانون کے ہاتھوں سے کبھی بچ نہیں سکتی ہو۔ قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں، کوئی مجرم ان سے بچ نہیں سکا۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں دیر سویر ہو جائے۔
तुमने बड़ी चालाकी से मंसूबा बंदी की और तुमने मनोहर को इसलिए ख़त्म कर दिया कि वो तुम्हारा राज पुलिस को बताने वाला था। वो तुम्हारे ब्लैकमेल करने से आजिज आ गया था। तुमने उस पर रहम नहीं किया। कानून जल्द या बदेर तुम्हें अपने शिकंजे में जकड़ लेगा। अमेरिका और यूरोप की पुलिस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ की पुलिस ने अपना दायरा तहकीकात वसी कर लिया होगा। बहरहाल, मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं। मैं मुजरिमों से कोई रियायत और हमदर्दी नहीं बरतता हूँ। मैं गौतम के बारे में तुम्हारी ज़बान से कुछ सुनना चाहता हूँ। लिहाजा जो कुछ भी जानती हो साफ साफ और सच सच बता दो। मैं गौतम को भी बिल्कुल नहीं जानती। वो अपनी हठधर्मी पर जमी हुई थी। आखिर तुम इस केस में किस लिए इतनी दिलचस्पी ले रहे हो? तुम फिर झूठ बोल रही हो, मैंने उसे टोका। मैं इस केस में दिलचस्पी लेने की वजह तुम्हें पहले बता चुका हूँ। मैं सच कह रही हूँ। उसने अपने बेजान हाथों को बिस्तर पर पटका। आखिर तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारा चेहरा और आंखें तुम्हारी बातों की नफी कर रहा है। मुझे गुस्सा आ गया। इस हठधर्मी से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम खामखा जिद पर उतर आई हो। मैं चाहूं तो तुम्हें मनोहर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करवा सकता हूं। कनाडा सिफारत खाने में सिर्फ एक फोन की जरूरत है। तुम्हारे खिलाफ मेरे पास एक नहीं कई सबूत मौजूद हैं, मैंने जवाब दिया। इसलिए भी मैं इस कदर एतमाद से बात कर रहा हूँ। मसलन, उसकी आंखें सवालिया निशान बन गईं और उसके लहजे में तंज छुपा हुआ था। वो मेरी बात को मजाक और खाली धमकी समझ रही थी। वो बड़ी खुशफहमी में थी, इसलिए भी कि उसे मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम था कि मैं क्या चीज़ हूँ। तुम्हारे जाली पासपोर्ट की फोटो स्टेट कॉपी मेरे पास मौजूद है, मैंने जेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। क्या ये सबूत काफ़ी नहीं? वो जुज़बुज़ होकर इज़्तराब से बोली तो उसकी आवाज़ में लर्जिश थी। तुम्हारे पास और क्या सबूत मौजूद हैं? जाली पासपोर्ट तो कोई सबूत नहीं हुआ। मेरे पास तुम्हारी चंद नादिर तस्वीर हैं, मैंने कहा। ये क्यों भूलती हो कि जाली पासपोर्ट पर तुम्हारी तस्वीर चस्पा है? तस्वीरें? उसका चेहरा सवालिया निशान बन गया और उसने बेयकीनी से देखा। कौन सी तस्वीरें? तस्वीरें, मैंने इस बात में सर हिलाकर संजीदगी से कहा, लेकिन तुम अपनी उन तस्वीरों में बड़ी हद तक बेखबर हो। एक तस्वीर में तुम हिल्टन होटल के कमरा नंबर 217 के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, जिसमें मनोहर भी फर्जी नाम से मुकीम था। दो तस्वीरें और हैं। एक तस्वीर में ताज होटल से बाहर आ रही हो और दूसरी तस्वीर में एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल हो रही हो। रजनी की खौफजदा आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी और उसका सीना बुरी तरह धड़क रहा था। वो बड़ी हरासा हो रही थी। और सुनो, मैंने अपनी बात जारी रखी। होटल हिल्टन में शारजा का एक अरब ताजिर भी ठहरा हुआ था। उसने जो तुम्हें देखा वो तुम पर रेशा खती हो गया। अरबों के पास दौलत की फरावानी है। उन्होंने कौन सी मेहनत से कमाई? वो औरत पर दिल खोल कर खर्च करते हैं। ऐश पर जितना खर्च करते हैं किसी और पर नहीं। उन्हें कभी हिंदुस्तान के लोगों की हालत जार पर तरस नहीं आया और ना ही कभी उनका ख्याल आया। औरत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो तुम्हारा शादाब गुदाज बदन देख कर तड़प उठा। तुमने उस अरब शेख के साथ जो रात गुजारी, वो बड़ी रंगीन और सरूर लिए हुए थी। उसने तुम्हें एक रात के 5,000 अमरीकी डॉलर दिए। रजनी का बदन खौफ से थर थराया। उसका चेहरा तारीक हो गया। वो गुंग सी होकर हैरत और दहशत से मेरी तरफ कई लम्हों तक देखती रही। फिर उसने एक गहरा सांस लेकर मुझे मुखातिब करके जहरनाक लहजे में कहा, क्या तुम शैतान हो या फिर कोई भद्रू? मैं उसकी बात सुनकर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। मेरा तुम्हारे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही मैं बदरू हूँ। क्या तुम हसीन चुड़ैल नहीं हो? यकीनन तुम कोई बदरू हो जो इंसानी रूप में आ गई है। उसकी आवाज़ वीरान थी, गले में फंस रही थी। इतनी सारी बातें फरिश्ते भी नहीं बता सकते। जब मैंने पासपोर्ट बनाया था, जब मनोहर की शराब में बेहोशी की दवा मिलाई और उसे बालकनी से नीचे गिराया, तो किसी ने भी नहीं देखा था। और कमरा नंबर 217 और फिर मेरी तस्वीरें। उफ मेरे भगवान, वहां तुम थे और ना तुम्हारा साया। ये बताओ तुम कौन हो, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। तुम इत्मीनान रखो, मैं कोई बदरू नहीं हूँ। मैंने कहा, भूत तस्वीरें नहीं उतारते हैं। ये राज की बातें हैं, राज ही रहने दो। तुम वो तीनों तस्वीरें मेरे हाथ फरोख्त कर दो, रजनी ने बेचैनी से कहा। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत अदा करने को तैयार हूँ। ये सौदा तो बाद में होगा, मैंने कहा। मैं आया गौतम के सिलसिले में था और पहले इस मामले को निपटाना चाहता हूँ। मैं तुमसे कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ कि मैं किसी गौतम के बारे में कुछ नहीं जानती। वो हिजानी लहजे में बोली। तुम अपनी जिद और हठधर्मी से बाज आ जाओ, मैंने बिगड़ कर बरहमी से कहा।
तुम एक शातिर औरत हो, तुम मुझसे कोई बात छुपा कर नहीं रख सकती। लो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि गौतम तुम्हारे शिकंजे में कैसे आया। एक नौजवान लड़की जिसका नाम रूपा है, वो एक टीवी अदाकारा है, नई नई, लेकिन उसने टीवी ड्रामों में छोटे छोटे रोल करके जल्द ही शोहरत हासिल कर ली। उसने फिल्मों में भी रक्स पेश किए हैं। वो एक रक्कासा है। तुमने उसे एक रात अपने खाने पर मदऊ किया और अपने एक कैमरामैन दोस्त की मदद से उसकी नामुनासिब फिल्म बना ली और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो गरीब तुम्हें एक बड़ी रकम देते हुए आजिज आ गई। वो कोई दौलतमंद तो थी नहीं जो तुम्हारे जायज और नाजायज मुतालबात पूरे करती। गौतम उसका दोस्त था, मोहल्ले में रहता था। रूपा उसकी बहन कामनी की सहेली भी थी। एक रोज उसने गौतम को एतमाद में लेकर बताया कि वो किस मुसीबत में गिरफ्तार है। एक शातिर औरत जिसका नाम रजनी है, उसने किस तरह धोखे, फरेब और उसकी चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर फायदा उठाया। अपने कैमरामैन दोस्त की मदद से उसकी ममनुआ किस्म की फिल्म बना डाली। हर माह उसे एक बड़ी रकम देना पड़ती है। मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी, तुम उस हराफा से दोस्ती करके उस वीडियो फिल्म केसट को निकाल लाओ। वो केसट तुम्हें उसके हाथ से चोरी करना होगी। गौतम इसके लिए तैयार नहीं हुआ। रूपा ने उसे यह भी बताया कि तुम एक अय्याश औरत हो और तुम्हारी कमजोरी नौजवान लड़के हैं। वो तुमसे दोस्ती कर लेगी। गौतम चोरी चकारी से बहुत डरता था। रूपा शोबिज की दुनिया से ताल्लुक रखती थी। उसके पास इज्जत नाम की चीज कहाँ थी। एक रोज वो गौतम पर मेहरबान हुई तो गौतम इसके लिए तैयार हो गया। रूपा पहली लड़की थी जिसने उसे एक नई दुनिया से आशना किया था। गौतम रूपा ने एक मंसूबा बनाया। एक रोज जब तुम किसी काम से गई हुई थी, तब गौतम ने एक कुफल साज को बुलाकर कहा कि उसकी जेब कट गई है। कुफल साज ने चाबी उसे दुकान पर बना कर दी। जब वो चाबी लेकर आया तो उसने तुम्हें अपनी गाड़ी से उतरकर लिफ्ट की तरफ जाते देखा। तब वो वापस हो गया। फिर रात के 12 बजे गौतम ने उस चाबी की मदद से तुम्हारे फ्लैट का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। गौतम के कदमों की चाप से तुम्हारी आंख खुल गई। तुमने अपना पिस्तौल बिस्तर की दराज से निकालकर कमरे में झांका। गौतम उस वक्त एक अलमारी खोलने की कोशिश कर रहा था। जब तुमने एक खूबसूरत, वजी और दराज कद लड़के को देखा तो तुम्हारा खौफ कम हुआ। तुमने फौरन अपने कैमरे से उसकी तस्वीर उतार ली। उसके बाद क्या हुआ, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं मुख्तसरन बताए देता हूँ कि गौतम ने तुम्हें सारी बात बता दी। फिर तुमने उस तस्वीर की मदद से गौतम को अपना असीर बना लिया, उससे खूब फायदा उठाया। वो गरीब गलाजत के दलदल में गिर चुका था। इसमें रूपा का और तुम्हारा कसूर था। इत्तेफाक से उन दिनों वो शांति के हाथ लग गया। वो एक अच्छी औरत नहीं थी। उसके शिकार लड़के उसके फ्लैट पर इस तरह आते थे, इमारत के किसी आदमी को खबर भी नहीं होती थी और ना तुम्हारे फरिश्तों को खबर थी। वो भी एक अमीर कबीर औरत थी। जब तुमने एक रात गौतम को शांति के फ्लैट से निकलते देखा तो तुम्हारा सीना हसद और रकाबत की आग से जल उठा। तुमने एक दिन गौतम को सख्त तनबीह की और उसे बुरी तरह झाड़ा। गौतम को तुम्हारी धमकी की कोई परवाह नहीं थी। वो शांति के पास बराबर आने लगा। वो तुमसे उकता चुका था। तुम मौके की तलाश में थी कि किसी तरह शांति को ठिकाने लगा दिया जाए, और फिर हालात ने तुम्हारी मुश्किल आसान कर दी। उस रात शांति को किसने कत्ल किया, तुम्हें कुछ पता नहीं चला कि कातिल कौन है। इत्तफाक से तुमने बालकनी से झांक कर गौतम को देख लिया था, जो जीने की तरफ बढ़ रहा था। फिर तुम बाहर के दरवाजे पर आकर दरवाजे से झांकने लगी। उस दिन तुम्हारा मंसूबा ये था कि शांति को बिल्डिंग वालों के सामने जलील किया जाए, और तुम पुलिस को भी ये इत्तला देना चाहती थी कि वो औरत अपने फ्लैट में एक गैर मर्द के साथ रंगरलियां मना रही है। गौतम ने शांति के दरवाजे पर कई मर्तबा दस्तक दी। दरवाजा नहीं खुला। उसने घबरा कर हैंडल घुमाया। जब दरवाजा खुला तो तुम्हारी नज़र शांति की खून में लथपथ लाश पर पड़ी, जो कमरे के वस्त में पड़ी थी। तुमने फौरन ही इस लम्हे से फायदा उठाकर पुलिस को इत्तला दी। उसने शांति को मुर्दा हालत में पाया तो दहशत ज़दा हो गया। जब वो वापस होने लगा तो इत्तफाक से उसके पैरों में वो पिस्तौल आ गया जिससे शांति को कत्ल किया गया था। उस बेवकूफ़ ने वो पिस्तौल उठाकर लाश के पास फेंक दिया। वो इमारत से नीचे आया था कि जीने पर उसे पुलिस ने धर लिया। तुमने एक और होशियारी की। तुमने पुलिस को इत्तला देने के बाद अपनी इमारत के चंद एक फ्लैट्स में फ़ोन करके इस कत्ल की वारदात के बारे में बता दिया। क्यों माय डार्लिंग, क्या ये दुरुस्त नहीं? उसने पलकें झपका कर मुझे देखा। तुमने जो कहानी घड़ी है वो बेसरोपा है। गौतम कातिल है। तुम उसे कानून के फंदे से बचा नहीं सकते। तुम तो खुद कानून के हाथों से नहीं बच सकती हो, भूलती क्यों हो? मैं बोला।
पुलिस को बुलाकर तुम्हें कत्ल में मुलविस कर सकता हूँ। पुलिस मेरे कहने पर तुम्हारे घर की तलाशी लेगी तो उसे ब्लैकमेलिंग की बहुत सारी गलाजत मिल जाएगी, जो तुम्हारे कमरे की अलमारी में मौजूद है, मैं उसे बताने लगा। इसमें उन्हें गौतम की वो तस्वीर भी मिल जाएगी जिसमें वो अलमारी खोलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से गौतम से तुम्हारा ताल्लुक जाहिर हो जाएगा। गौतम अदालत में बयान देगा कि उसने मिसेस रजनी मनोहर के कहने पर शांति को कत्ल किया था, क्योंकि रजनी मनोहर को पसंद नहीं था कि मैं शांति के यहाँ आमद-रफ्त रखूं। क्या तुम इस सूरत में अपना दामन और ताल्लुक गौतम से बचा सकोगी? मैं ये कहूंगी कि ये कत्ल गौतम ने नहीं किया है, वो बौखला कर बोली। मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाह रहा था। मैंने कहा, अब तुम अदालत में समझदारी का मुजाहरा करना, वरना बुरी तरह फंस जाओगी। वो बुरी तरह सटपटा गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने गौतम के बारे में बेसाख्ता और बौखला कर जो इकरार किया था, अब उसे खौफ हो रहा था। वो अपने ही जाल में फंस चुकी थी। वो जख्मी परिंदे की तरह पिंजरे में फड़फड़ा रही थी। तुम क्या चाहते हो? उसने शिकस्त खूरदा लहजे में पूछा। अब भी क्या कोई कसर वगैरह रह गई है? तुम्हारी अलमारी में जो गलाजत है वो सारी की सारी निकाल कर मुझे दो। मैंने बड़ी संजीदगी से कहा। मैं तुम्हें सिर्फ गौतम की तस्वीर दे सकती हूँ। उसने बिफर कर कहा, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो गलाजत मेरा असासा है। मैं सारी गलाजत अपने साथ ले जा कर रहूंगा, मैंने तहकमाना लहजे में कहा। जब मैं किसी बात का तहैया कर लेता हूँ तो उस पर अमल करता हूँ। अगर मैं तुम्हें देने से इनकार कर दूं तो तुम कैसे ले जा सकोगे? वो धमकी आमेज लहजे में बोली। मैं धौंस धमकी में आने वाली नहीं। मैं पुलिस को तलब करूंगा। मैंने अपने कंधे उचकाए। मैं अपने दोस्त मनोहर का बदला लेने के लिए तुम्हें खिड़की से बाहर उठाकर फेंक दूंगा। तुम्हारे नजदीक कौन सी सूरत बेहतर है, पुलिस या मकतूला बनना? लम्हे में सोचकर बताओ। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। वो सहम कर मेरी तरफ देखने लगी। सच पूछो तो मैं बहुत तंग आ गई हूँ इस जिंदगी से। अब मैं इसकी तलाफी करना चाहती हूँ। अब मैं किसी को ब्लैकमेल नहीं करूंगी और ना ही अपना वजूद मैला करती रहूंगी। तुम्हारे इस फैसले से मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कहा। वैसे एक बात याद रखना, मैं एक बला हूँ, चुड़ैल से किसी तरह कम नहीं हूँ। मैं तुम्हें अलमारी से तमाम चीजें निकाल दूं? उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की। मैंने उसके शाने थाम कर उसे लिटा दिया। मैं सुबह जाते वक्त लेता जाऊंगा। मैंने अपनी दस्ती घड़ी में वक्त देखते हुए कहा, इस वक्त रात के 12:30 बज रहे हैं। इस वक्त किसी ने मुझे तुम्हारे फ्लैट से निकलते देख लिया तो तुम्हारी पोजीशन खराब हो जाएगी। मैं रात यहीं गुजारूंगा। तुम्हारी ख्वाबगाह का माहौल बड़ा ख्वाबनाक है, और फिर ये एयर कंडीशन भी है। और फिर तुम कितनी हसीन और पुरशबाब हो। जब मैं सुबह बेदार हुआ तो 6 बज रहे थे। वो गहरी नींद में गर्क थी। वो सो रही थी लेकिन उसका हसीन बदन और हशर सामानियां वाजिया थीं। मैंने उसे तनकीदी नज़रों से देखा। वो वाकई बहुत हसीन थी। उसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी। ऐसी हसीन औरत ने अपनी ज़िंदगी का जो रास्ता चुना था उसे ज़ेब नहीं देता था। मैंने उसका ज़हन पढ़ा। उसकी सारी ज़िंदगी, उसकी पैदाइश से लेकर आज तक की, मेरी नज़रों के सामने गैर मरई मनाजिर की तरह घूमने लगी। जब उसकी माँ का इंतकाल हुआ था उसकी उम्र 16 बरस की थी। उसके बाप ने दूसरी शादी जिस औरत से की वो 2 मर्दों की मुतल्लिका थी। अच्छी औरत नहीं थी, थी बहुत खूबसूरत, और उसकी उम्र 30 बरस से 1-2 बरस ज्यादा होगी। रजनी का बाप दौलतमंद शख्स था। वो अपनी दूसरी बीवी और बेटी को अमेरिका ले गया। 6 बरस वहां रहे और फिर वो उसे शारजा ले आया। शारजा पहुंचकर उसका बाप मर गया। उसकी माँ ने उसे गलत रास्ते में डाल दिया। उसके हुस्न और शबाब को खूब कैश किया। माहौल ने रजनी को खराब किया। फिर वो हिंदुस्तान आ गए। उसकी माँ जो कसरत से शराब नोशी की आदी थी, वो भी मौत के मुंह में चली गई। फिर उसने मनोहर से शादी कर ली। वो अच्छी बीवी साबित ना हो सकी। दुबई और हिंदुस्तान में गलत रास्तों पर चल पड़ी। उसके बाप ने उसे विरसे में इतना छोड़ा कि सारी जिंदगी घर बैठे खा सकती थी। उसकी जिंदगी घिनौनी होकर रह गई। अगर वो किसी शरीफ आदमी से शादी कर लेती या मनोहर से ही निबाह कर लेती तो एक अच्छी बीवी, औरत और माँ बन सकती थी। उसे उसकी सुतीली माँ ने खराब किया, वरना वो अच्छी गृहस्थन साबित होती। मैंने कपड़े पहने और उसके पर्स से अलमारी की चाबियां निकाली। उसे खोला। वो सारे पैकेट जिसमें तस्वीरें, नेगेटिव और खतूत और वीडियो केसेट थे वो निकाले, जिनके जरिए से वो मर्दों और औरतों को ब्लैकमेल कर रही थी। हालांकि रात उसने कहा भी था कि अब वो किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगी। उसकी साबित कदमी उसी वक्त मुमकिन थी जब ये चीजें उसके पास ना हों। मैंने अलमारी कुफल करके उसके नाम एक पर्चा लिखा, जिसमें उसकी मेजबानी का शुक्रिया अदा किया। नीचे देवा लिखा,
جب میں اپنے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا تب میں نے سوچا کہ جب وہ اپنی الماری کو غلاظت سے پاک دیکھے گی تو سخت غصہ آئے گا۔ پھر وہ میرے بارے میں سوچے بغیر نہیں رہ سکے گی کہ میں واقعی ایک انوکھا آدمی تھا۔ میں نے رات کی تنہائی اور آزادی کے باوجود اس کے حسن و شباب سے فیض یاب نہیں ہوا تھا۔ ہم دونوں باتیں کرتے رہے تھے، اس نے مجھے رات کا کھانا بھی کھلایا تھا۔ میں نہانے اور شیو کرنے کے بعد ناشتہ کر چکا تھا، ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ اطلاعی گھنٹی بجی۔ کامنی دروازے پر کھڑی تھی۔ بظاہر میں نے تعجب کا اظہار کیا، اس کے ذہن نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ کیوں اور کس لیے آئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ناشتہ کرو گی؟ اس نے کہا کہ کر کے آئی ہوں۔ پھر میں نے انجان بن کر پوچھا کل عدالتی کارروائی کا کیا رہا؟ کیا رام لال سے ملاقات ہوئی؟ ماں کو ان کی ایک سہیلی نے مشورہ دیا کہ وہ وکیل دھنی رام سے رابطہ کریں اور اسے کیس دے دیں، وہ کرمنل کیس لیتا ہے۔ میری سفارش پر تم سے ٹوکن منی نہیں لے گا کیونکہ آنٹی مالنی کے اس پر بڑے احسانات ہیں اور وہ ان کے کرایہ دار بھی ہے، کامنی بولی۔ آنٹی مالنی نے خود چل کر اس سے ملا بھی دیا تھا، اس کا کہنا ہے کہ گوتم بہت بری طرح پھنس گیا ہے۔ وہ کس بنا پر ایسا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا وہ وکیل ہے، اسے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی، وکیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ قاتل کے خلاف ایسی ٹھوس شہادتیں ہیں کہ اسے عدالت نہیں جھٹلا سکتی، کامنی نے کہا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ بات رام لال نہیں کہتا؟ خیر کوئی مذائقہ نہیں۔ اب جب تمہاری ماں نے اس سے بات کر لی ہے تو ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ کیا آپ دھنی رام سے واقف ہیں؟ کامنی نے دریافت کیا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف ہیں، میں نے کہا۔ میں اس سے مل کر بات کر لوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ میں شام آپ کے فلیٹ پر آئی تھی اور میرے ساتھ میری ایک سہیلی بھی تھی، فون بھی کیا تھا۔ آپ ساری رات گھر پر نہیں تھے، وہ بولی۔ ہاں میں رات نہیں تھا، ایک دوست کے ہاں مدعو تھا، صبح آیا ہوں، میں نے کہا۔ تم کس لیے آئی تھیں؟ خیریت تو تھی؟ میں یہ بتانے آئی تھی اور رات میں 2 3 مرتبہ ٹیلی فون کیا تھا کہ یہ کیس ماں نے دھنی رام کو دے دیا ہے، کامنی بولی۔ تم سویرے سویرے اتنی دور سے صرف یہی بتانے آئی ہو؟ میں نے کہا۔ تم فون پر بتا سکتی تھیں، اتنی زحمت کیوں کی؟ بھائی جان کی وجہ سے میں کسی پی سی او سے فون کرنے سے قاصر ہوں، وہ بولی۔ اس لیے میں ماں کے کہنے پر آ گئی ہوں۔ لیکن میں جانتا تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ وہ میرے اخلاص سے اس قدر متاثر ہوئی تھی کہ اس نے مجھے اپنے من میں بسا لیا تھا۔ یہ لڑکیاں بھی کیسی پاگل اور نادان ہوتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پر خواب دیکھنے لگتی ہیں۔ وہ مجھے بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سو سو کے 5 نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم بس میں نہیں ٹیکسی میں گھر جانا، منی بس اور رکشہ میں کہیں آنے جانے میں احتیاط برتو۔ تم اپنی ماں سے کہنا کہ وہ فلیٹ کچھ دنوں کے لیے چھوڑ کر کسی اور کے ہاں منتقل ہو جائیں، ورنہ پولیس تنگ کرے گی۔ اور اسکول سے بھی آپ دونوں 10 دنوں کی چھٹی کر لیں۔ میری کوشش ہے کہ 6 7 دنوں میں گوتم رہا ہو جائے۔ کامنی کی آنکھیں ممنونیت سے بھر آئیں۔ کیا یہ احسان کم ہے کہ آپ میرے بھائی کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بغیر کسی فیس کے، اور پھر 500 کی رقم بھی دے رہے ہیں؟ آپ نے بہت شرمندہ کیا۔ اب تم گھر جاؤ، کوئی نئی بات علم میں آئے تو دھنی رام کو بتا دینا، میں اس سے معلوم کر لوں گا، میں نے کہا۔ وہ میرے قریب آئی تاکہ میرا بوسہ لے، مجھے حیرت سی ہوئی۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر کہا، کامنی، اس قدر جذباتی نہ بنو۔ میری زندگی بڑی اسپاٹ سی ہے، میں نے اب تک کسی عورت کو دل میں جگہ دی اور نہ تمہیں دے سکتا ہوں۔ میں 11 بجے اپنے فلیٹ سے نکل کر شانتی کے دفتر پہنچا۔ میں اس کے باس سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کی نئی سیکرٹری ریکھا بے حد حسین اور پرکشش تھی۔ باس لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سیکرٹری بہت حسین ہو، معلوم نہیں کیوں۔ جب میں نے یک ٹک دیکھا تو اس نے پوچھا، آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ چاند کسی فلم یا ڈرامے میں کام کرنے کے بجائے غلامی کیوں کر رہا ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔